देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम जो बात कर रहे थे वो की थी हमने आबेली ग्रुप के प्रतिबंध। क्या? आबेली ग्रुप के प्रतिबंध। और जो हम आबेली ग्रुप के प्रतिबंधों की बात कर रहे थे इनमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर कोई जी स्टार ग्रुप है, अगर कोई जी स्टार अगर ग्रुप है और आपको ये पता लग गया, देखो कई कंडीशंस होती है इसमें। सबसे पहली मैंने बताई थी कि अगर उस ग्रुप का जो ऑर्डर है, उस ग्रुप का ऑर्डर है वो अगर एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो? अभाज्य संख्या हो, तो इस स्थिति में हम कहते थे कि हाँ भाई ये दिया गया ग्रुप क्या है? आबेली ग्रुप है। ठीक है ना। नंबर सेकंड जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है? उस अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। अगर ऑर्डर ऑफ जी उस अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर दे दिया तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा? ये कि आबेली ग्रुप होगा। नंबर थर्ड जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर ऑफ जी, मतलब आपको जो कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर दिया हुआ है और वो ऑर्डर उसके अभाज्य गुणनखंड करके आपको कुछ इस तरह P इंटू क्यू मिल गया। जैसे ऑर्डर 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरह आपको मिल गया P इंटू क्यू। और आपको पता है कि P से बड़ा कौन है? Q है। और P और Q दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इस स्थिति में हमने दो प्रकार की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें अगर बात करें नंबर 1 की तो ये हम कह रहे थे कि अगर Q-1 P से क्या हो? विभाजित हो। तो इस स्थिति में यह जो ग्रुप है वो आबेली ग्रुप नहीं होगा। और बी हमने, मतलब इसका मतलब यही है कि Q-1 में अगर P का भाग चला जाए तो आबेली ग्रुप नहीं होगा और नहीं जाए तो आबेली ग्रुप होगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ऐसे लिख देना आप Q-1 P से विभाजित नहीं हो। तो इस कंडीशन में ये आबेली ग्रुप होगा। यहाँ तक हम कुल मिला के अब तक बात कर चुके हैं। अब जो ध्यान देना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या कहता है ये कि भाई चलो ये बताओ कि ऐसा कौन सा ग्रुप है या प्रथम ऐसा कौन सा किस कोटि का ग्रुप है जो क्या हो? अक्रम भिन्न में हो। अब एक बात बताना आप, देखो ऑर्डर ऑफ जी अगर बने तो ये तो आबेली ग्रुप होगा ही, ये तो आबेली ग्रुप होगा ही क्योंकि इसमें केवल तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है ना। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 आ गया तो 2 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया। अगर ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया? 3 आ गया, 3 भी क्या है? कि अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 की, अब आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, मतलब ये भी क्या है? अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 5 है, 5 खुद भी क्या है? कि अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मतलब इससे ये पता लग गया कि 5 कोटि तक के प्रत्येक ग्रुप क्या होते हैं? आबेली ग्रुप होते हैं। यहाँ तक तो होंगे ही। ठीक है ना। अब देखो अगर ऑर्डर ऑफ जी बराबर 6 आ गया, अब 6 को आप देखो ना तो किसी अभाज्य संख्या के स्क्वायर में लिख सकते हो, 6 खुद भी अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, इसको आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ 2 तो काम कर रहा है P का और 3 काम कर रहा है Q का। और देख लो Q बड़ा है P से।
ये जो नंबर थर्ड हमारी जो स्थिति हमने लिखाई थी उसको फॉलो कर रहा है, और वो क्या कहती है कि अगर Q-1 P से भाज्य है तो ग्रुप नहीं होगा, और अगर भाज्य नहीं है तो ग्रुप आबेली ग्रुप होगा। अब देख लो, Q का मतलब है 3, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। क्या 2 2 से भाज्य है? अरे बिल्कुल है। और 2 2 से भाज्य है, मतलब ये आबेली ग्रुप नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि 5 कोटि तक के प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। तो एक तो ये लिख दो आप, 5 कोटि तक का प्रत्येक ग्रुप, 5 कोटि तक का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, आबेली ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो मतलब हमने देखा है कि 5 कोटि तक का जो भी ग्रुप हैं वो सभी क्या होंगे, आबेली ग्रुप होंगे। और जैसे ही हम कोटि 6 पर गए तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये ग्रुप आबेली ग्रुप नहीं है। तो इसको आप और लिख दो स्टार बना के, प्रथम अक्रम विनिमय, प्रथम अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि बताओ कितनी है, अरे 6 है ना। सबसे पहले 6 कोटि का ही तो ग्रुप आया जो क्या है, अक्रम विनिमय बोल दो चाहे अनाबेली बोल दो। ठीक है ना। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम विषम कोटि के अक्रम विनिमय ग्रुप, प्रथम विषम कोटि के अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि, तो ये होती है सर 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। तो इनको आप दोनों को याद कर लेना। एक तो प्रथम अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि कितनी है, 6 है, और एक है प्रथम विषम कोटि का अक्रम विनिमय ग्रुप, ये इसकी कोटि कितनी है, 21। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो 6 कोटि का कौन सा है तो अनाबेली ग्रुप अक्रम विनिमय, लेकिन कोटि क्या है इसकी, समय। 7 खुद विषम है, अभाज्य संख्या है, आबेली ग्रुप होगा। 8 सम कोटि है, 9 खुद 3 का स्क्वायर है, विषम है, तो 3 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया, आबेली हो गया। अब बात करें अगर 10 सम है, 11 खुद अभाज्य, 12 सम है, 13 अभाज्य, 14 सम है, 15 को आप चेक कर लो। जैसे किसी की कोटि, ग्रुप की कोटि 15 है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। मतलब ये तो P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। अब 3 गुना 5 का मतलब क्या है, ध्यान देना, मतलब हम क्या करते हैं, Q-1 करते हैं, तो 5 - 1 कितना आ गया, 4, और 4 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, अरे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। और 4 अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे अगर विभाजित नहीं है तो ये क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। तो मतलब 15 कोटि का भी नहीं होगा। आगे चलो, 16 समय, 17 अभाज्य, 18 समय, 19 अभाज्य, 20 समय, 21। अब 21 भी विषम कोटि है, अभाज्य तो नहीं है। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। अब Q-1 7 - 1 कितना होता है, 6 क्या 3 से भाज्य, अरे बिल्कुल है, और भाज्य है मतलब क्या होगा, अक्रम विनिमय ग्रुप होगा। तो प्रथम विषम कोटि का जो अक्रम विनिमय ग्रुप है उसकी कोटि कितनी है, 21 है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार क्या हुए, पूछे भी गए हैं। प्रथम अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि 6 होती है, और प्रथम विषम कोटि के अक्रम विनिमय ग्रुप की कोटि क्या होती है, 21 होती है। ठीक है ना। अगला नियम की बात करें, अगर ध्यान देना, जो नेक्स्ट नियम है हमारा वो क्या कहता है, लिखोगी यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव, यदि ये कौन सा चल रहा है, अरे 3 तो
हो ही गए, ठीक है ना। अगला लिख देना, यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, स्वयं का प्रतिलोम हो तो वह आबेली ग्रुप होगा, तो वह क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी ग्रुप है, अब ग्रुप आपने सिद्ध किया होगा और ग्रुप के लिए आपने कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई होंगी। सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया देखी होगी, फिर सहचारी देखा होगा, फिर तत्समक देखा होगा, फिर प्रतिलोम। अब ये क्या कहता है कि भाई आपके पास एक ऐसा ग्रुप आया जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। अगर प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो समझ जाना कि वह क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। जैसे आप मान लो, देखो जैसे भाई प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, मतलब A बराबर होगा A इनवर्स के, या A इनवर्स बराबर A होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है ना। A बराबर किसके हो गया, A इनवर्स के। अब ध्यान देना, जैसे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि A स्टार A, कोई संक्रिया ले ली A की A से, और A बराबर किसके, A इनवर्स के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्टार A इनवर्स। और A स्टार A इनवर्स का मतलब क्या होता है, E होता है, ठीक है ना। संक्रिया गुना है तो ये हो गया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर E हो गया। हमारे यहाँ देखो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, और कोटि का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ग्रुप के अवयव दे रखे हैं उनका हम गुना करते गए, जैसे ही गुना करते गए अगर जितने गुनाओं पर वो तत्समक अवयव ग्रहण करता है वही उसकी क्या हो जाती है, कोटि, ठीक है ना। और ये होती है इसकी पूर्णांक घात। क्लियर है ना। अब देखो A स्क्वायर बराबर E है, E खुद तत्समक अवयव होता है, मतलब A को हमने 2 बार गुना किया तब जाके कौन प्राप्त हुआ, हमें E मिल गया, तत्समक अवयव मिल गया। और तत्समक अवयव मिल गया मतलब हम कह देंगे यहाँ पर कि भाई ऑर्डर ऑफ A कितना होगा, 2 होगा। और 2 खुद क्या है कि अभाज्य संख्या है, 2 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये हम अभी पढ़ ही चुके हैं। तो मतलब ये बात भी आप ध्यान देना कि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अगर स्वयं है तो वह क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। देखो जो अगला हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि यदि G स्टार क्या है, ग्रुप है, अगर G स्टार क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया गया है, तो ये कहता है कि G में निरसन नियम लागू होता है, तब G में निरसन नियम क्या होता है, लागू होता है। अगर G स्टार ग्रुप है तो G में क्या होता है, निरसन नियम लागू होता है। अब देखो ये निरसन नियम क्या होता है, देखो 2 तरह के निरसन नियम होते हैं, एक तो वाम निरसन नियम और एक दक्षिण निरसन नियम, मतलब ये काटने का नियम होता है। कैसे, जैसे देखो ध्यान देना, अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके की, तो ये हो गया क्या, जैसे A स्टार B है बराबर दे रखा है A स्टार C, A स्टार B बराबर किसके है, A स्टार C के, और जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं, G में से, और G स्टार संक्रिया के लिए खुद क्या है, ग्रुप है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, B बराबर C, और इसको हम कहते हैं क्या, बाव निरसन नियम, बाव निरसन नियम कहते हैं। तो G स्टार अगर ग्रुप है तो उसमें आपको निरसन नियम लागू होगा ही होगा, ठीक है ना। अगला देखो, जैसे एक और होता है, जैसे इनको इधर ले लें, जैसे B स्टार A बराबर कितना हो गया, C स्टार A, तो ये भी क्या होगा, B बराबर C के हो गया। तो इसको कहते हैं हम क्या, दक्षिण निरसन नियम। ये हो गया क्या, दक्षिण
निरसन नियम। ठीक है ना सर, समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान देना, इसका जैसे आप प्रूफ देखना चाहो इसका, भाई कैसे लगता है निरसन नियम। निरसन नियम में एक तो तत्समकता का गुण विद्यमान होता है। भाई निरसन नियम लगाने के लिए आपको तत्समक भी चाहिए और प्रतिलोम भी चाहिए। ठीक है ना, और वो कब लगेंगे, जब जी स्टार खुद क्या है, ग्रुप है। अब देखो लगता कैसे है निरसन नियम, जैसे ये दे दिया आपको कि ए स्टार बी बराबर किसके, ए स्टार सी के। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों को ए इनवर्स से संक्रिया करा रहा हूँ। ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, इधर हो गया ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, और ए इनवर्स खुद ए का प्रतिलोम है। और हम जानते हैं क्या कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर होता है ए इनवर्स स्टार ए। अरे प्रतिलोम की कंडीशन है ना ये, ठीक है ना। मतलब इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ई लिख सकते हैं, ई स्टार बी बराबर ई स्टार सी। और जो हम तत्समक पढ़ते हैं वो क्या है, बी स्टार ई बराबर बी होता है और सी स्टार बराबर ई स्टार बी। कैसे भी हो, सी स्टार ई बराबर सी बराबर ई स्टार सी होता है। ये तो प्रतिलोम हो गया, और ये दोनों किसकी हो गई, तत्समक की कंडीशन हो गई। देख लो ई स्टार बी किसके होगा, बी के, और बराबर किसके हो गया, सी के। तो यहाँ से आ गया बी बराबर सी। मतलब इससे इसको लाने के लिए प्रतिलोम की कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ती है और तत्समक की भी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों कंडीशन से ही हम क्या लाते हैं, बी बराबर सी लाते हैं। ठीक है ना। अगला जो हमारा नियम है, ध्यान देना, वो क्या कहता है कि यदि जो अपना जी स्टार है, यदि जी स्टार परिमित सेमी ग्रुप है, क्या है, जी स्टार परिमित सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप का मतलब समझते हो क्या, जो द्विआधारी भी हो और सहचारी भी हो, वहाँ तक हमारा कौन आ जाता है, सेमी ग्रुप आ जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि जी स्टार परिमित सेमी ग्रुप है, तब यदि इसमें निरसन नियम लागू होता है, निरसन नियम लागू होता है, अगर इसमें निरसन नियम लागू होता है तो जी स्टार क्या होगा, ग्रुप होगा। भाई जी स्टार अगर सेमी ग्रुप है और इसमें हमें पता है निरसन नियम लागू हो रहा है, अब निरसन नियम लागू हो गया तो ये तो हम समझ ही गए कि तत्समक भी होगा और प्रतिलोम की कंडीशन भी संतुष्ट होगी। तो देखो द्विआधारी और सहचारी तो इसमें हो गए, तत्समक और प्रतिलोम निरसन नियम से पता लग गया, तो कहाँ पर पहुँच गए हम, ग्रुप पर पहुँच गए। तो हम कह देंगे कि जी स्टार क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है ना। एक आपका एक मैट्रिक्स का ग्रुप होता है, ध्यान देना, जैसे ये दे दिया आपको ए अल्फ़ा, और ये क्या दे दिया, कॉस एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा। जहाँ हमको पता है कि एल्फ़ा बिलोंग किस में करता है, आर में कर रहा है, तो यह हमेशा मैट्रिक्स गुना के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो लिख देना, जो कि मैट्रिक्स गुणा के लिए सदैव, मैट्रिक्स गुणा के लिए सदैव आबेली ग्रुप होते हैं, आबेली ग्रुप होता है। तो ये खुद मैट्रिक्स गुणा के लिए सदैव क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। ठीक है ना। अब ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस की बात करें। देखो एक हम क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि आपको एक तो F1 दे दिया, एग्जाम्पल है जो हमसे मतलब ये विधि छूट गई थी, तो इसमें एक तो दे दिया F1 दे दिया x, F2 दे दिया -x, F2 ऑफ x दे दिया -x, F3 ऑफ x दे दिया क्या, माइनस का सॉरी 1/x, और F4 ऑफ x दे दिया माइनस का 1/x। ठीक है ना। और संक्रिया जो हमें इसमें दी गई है, जो संक्रिया दी गई है वो कौन सी है, संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन आप फलन में पढ़ भी चुके हो, एक तो गॉस नियम, फॉग नियम, फॉफ नियम, ये सभी क्या है, संयुक्त फलन है। ठीक है ना। अब ये नियम देखो काम कैसे करेंगे भाई, हमारे पास कौन है, F1 F2 F3 और F4। अब संक्रिया हम करा रहे हैं इनमें, तो मतलब संक्रिया सारणी तो बनानी पड़ेगी। और इसमें एक तो आ गया F1, एक आ गया F2, एक आ गया F3 और एक आ गया F4। इधर भी सेम आ जाएंगे, F2 F3 और F4। ठीक है ना। अब इसमें संक्रिया लगानी है। देखो सबसे पहले मान लो कि ये संक्रिया है, संयुक्त फलन संक्रिया O से डिनोट करते हैं हम। सबसे पहले हमको F1 की संक्रिया किससे करानी है, F1 से। तो इधर ध्यान देते चलना, तो इसको लिखेंगे हम F1O F1x। F1 की संक्रिया किससे करा रहे हैं, F1 से, इसको कहते हैं संयुक्त फलन संक्रिया। ठीक है ना। इसको कैसे लिखा जाता है, F1 ऑफ F1x लिख देते हैं इसको इस तरह लिखते हैं हम, F1 ऑफ F1x। अब F1x का मान यहाँ पर इसकी जगह रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, F1x का मान कितना है, x है, तो F1x आ गया। अब देखते हैं कि F1x का मान कितना है, तो वापस से वो x ही तो है ना। अरे नहीं आया क्या समझ में। अब देखो F1 और F1x देख रहे हैं हम, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं F1 ऑफ F1x। यहाँ से हम इसका मान रख देते हैं, ये इसका मान कितना है, x है। फिर हम पूरे का मान देखते हैं F1 ऑफ x का, तो वो भी कितना है, x है। तो यहाँ पर तो कुल मिला के कौन आ गया, x आ गया। अब जो अगली संक्रिया है हमारी वो F1 की F2 से, तो ये कितनी होगी, F1O F2x, F1O F2x हो गई। ठीक है ना। और ये संक्रिया किस तरह होगी, ध्यान देना, F1O F2x इसको हम इसकी तरह लिखेंगे पहले, और जब इसको हम इसकी तरह लिखेंगे तो ये क्या हो गई, F1 ऑफ F2x। मतलब इसका मान रख दो, F2x कितना है, अरे F2x कितना है, -x है, तो यहाँ कितना आ गया, -x आ गया। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, माइनस का F1x, कितना आ गया, माइनस का F1x आ गया। और F1x का मान कितना है, वापस से x है, तो इसका मान कितना आ गया, माइनस का x आ गया। कितना आ गया, माइनस का x आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको x की जगह F1 ही रख दो, क्योंकि x खुद मान किसका है, F1 का है। अब देखो -x किसका मान है, F2 का है, तो यहाँ F2 आ गया। ठीक है ना। अगली संक्रिया हम F1 की F3 से करा रहे हैं, तो कितनी होगी, F1O F3x। मतलब ये हो गई F1 ऑफ F3x। अब देख लो F3x का मान कितना दे रखा है, 1/x है। इस 1/x को, इसे 1/x को आपको F1 की जगह रखना है। अब भाई F1x कितना है, x है ना, नहीं समझे। अरे भाई जो हमारा F1x बराबर x है, तो x की जगह अगर मैं 1/x रखूं तो ये भी कितना हो गया, अरे 1/x ही तो हो गया। यहाँ भी तो ऐसे ही हुआ है ना भाई, F1 ऑफ, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, -x है,
f1 ऑफ माइनस एक्स है। अब मैंने क्या किया, f1 ऑफ माइनस एक्स है, यहाँ पर f1 ऑफ x है, तो x की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ भी देखो f1 ऑफ x का काम कर रहा है और f1 ऑफ x खुद x है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 1/x, तभी तो ये आएगा ना। तो यहाँ कितना आ गया, 1/x आ गया। तो मतलब अब देख लो 1/x किसका है, f3 का है, तो यहाँ कौन आ गया, f3 आ गया। ठीक है ना। अगला देखो f1 ऑफ f4x, तो f1 ऑफ f4x को हम क्या लिख सकते हैं, f1 ऑफ f4x। अब देख लो f4x का मान कितना है, तो f4x का है -1/x, और हमें केवल f1x पता है, तो x की जगह क्या रख दो, -1/x, तो f1x x है खुद, तो माइनस का 1/x आ गया। और माइनस का 1/x किसके बराबर है, खुद f4 के बराबर है। इस तरह हमें क्या करना पड़ता है, संयुक्त फलन संक्रिया करते हैं। ठीक है ना। अब देख लो नेक्स्ट आप करेंगे किसकी, f2 की f1 से, ध्यान देना अगली कर रहे हैं हम किसकी, f2 की f1 के साथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f2 ऑफ f1x, क्या लिख सकते हैं, f2 ऑफ f1x। अब f1x का मान रख दो यहाँ पर, कितना है, x है। अब f2x निकालना है हमें, और f2x का मान कितना है, -x है, तो ये कितना हो गया, -x हो गया। और -x किसका मान है, f2 का, ये तो यहाँ कौन आ गया, इसी तरह यहाँ f3 आएगा, और यहाँ कौन आएगा, f4। अब हम जो संक्रिया कर रहे हैं वो f2 की f2 से कर रहे हैं। f2 की f2 से मतलब क्या हो गया, f2 ऑफ f2x, f2 ऑफ f2x। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, f2 ऑफ f2x, और f2x कितना है, -x है। मतलब आपको f2 में x की जगह क्या रखना है, -x, तो आपका कुछ इस तरह बनेगा, -x, क्योंकि ऑलरेडी वो -x है, तो ये प्लस का x बन गया, और प्लस का x है, तो मतलब ये किसका मान हो गया, ये f1 हो गया। ये कौन हो गया, f1 हो गया। ठीक है ना। अगला देखो f2o f3, f2o f3x, तो ये कितना है, f2 ऑफ f3x, मतलब ये कितना बन गया, f2 ऑफ f3x का मान 1/x है, और जो 1/x है इसको हम किस में रखेंगे, बताओ कहाँ रखेंगे, अरे भाई f2 ऑफ 1/x आ गया। f2 ऑफ x कितना है, -x है, तो f2 में x की जगह 1/x ही तो रख रहे हैं ना, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/x आ गया। और माइनस का 1/x किसका है, f4 का है, तो यहाँ कौन आ गया, f4 आ गया। अब किसकी कर रहे हैं, f2 की f4 से करनी है। f2 की संक्रिया किससे करनी है, f4 से करनी है, तो ये कितना आ गया, f2 ऑफ, इसको सीधा लिख दो, f2 ऑफ f4x, और f2 ऑफ f4x, f4x का मान कितना है, माइनस का 1/x, कितना है, माइनस का 1/x है। मतलब अब आपको f2 ऑफ -1/x निकालना है, मतलब जो आपका f2x है उसकी जगह क्या रखना है, माइनस का 1/x। अब f2x खुद क्या है, अरे माइनस का x ही तो है ना, और इसकी जगह आपको -1/x लिखना है, तो ये कितना आ गया, 1/x, और 1/x किसका मान है, f3 का मान है, तो यहाँ आ गया f3 आ गया। अब जो हम संक्रिया कराएंगे वो f3 की f2 से कराएंगे, तो बताओ क्या होगी, हाँ भाई f3o f2x, तो ये कितनी हो गई, f3 ऑफ f2x हो गई। बताओ भाई
F2x का मान कितना है -x, मतलब F3 में आपको x की जगह -x रखना है। F3x का मान ऑलरेडी 1/x है, तो -x रखेंगे तो माइनस का 1/x हो गया, और माइनस का 1/x किसका मान है, F4 का है। ये कितना आ गया, F4। अब F3 की F3 से कराओ, F3O F3x, तो कितनी हो गई, F3 ऑफ F3x, और F3x का मान कितना है 1/x। मतलब आपको F3 में x की जगह क्या रखना है, 1/x रखना है। जब आप इसमें 1/x रखेंगे तो ये इस तरह होगा 1/1/x, मतलब x आ गया और x किसका मान है, अरे किसका मान है सर, F1 का ही तो है ना, और एक रह गया तो यहाँ F2 आ गया, ठीक है ना। इसकी बात करें तो F4 की F2 से संक्रिया कराओ, तो ये हो गई F4OF2, तो ये बन गई F4 ऑफ F2x, और F2x का मान कितना है, -x है। मतलब आपको -1/x की जगह जो इसमें जो x है ना, इसकी जगह -x रखना है, तो -x जब इसमें रखेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x किसके बराबर होगा, F3 के बराबर हो गया। अब आपको निकालना है F4O F3 निकालना है, देखो F4O F3x निकालना है, तो ये कितना होगा, इसको आप लिख देंगे F4 ऑफ F3x, और F3x का मान कितना है 1/x, ठीक है ना। मतलब ये 1/x अब आपको F4 ऑफ x में रखना है। अब ये जब आप इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, देखो -1/1/x होगा, तो ये आ गया माइनस का x, और -x किसका मान है, F2 का, तो बच कौन गया, F1 बच गया। तो कुल मिला के इस तरह आपको क्या करना है, संयुक्त फलन संक्रिया करनी है। मैंने आपको इसमें एक एक अवयव की सबकी करके बता दी, जिससे आप इसको अच्छी तरह सीख जाओ। अब हमें ये बताना है कि ये आबेली ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब आबेली ग्रुप देखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप देखना है, और ग्रुप देखने की 4 कंडीशन है। सबसे पहली द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया देखनी है तो मैंने कहा था कि संक्रिया के पश्चात जितने भी एलिमेंट आपके आ रहे हैं वो सभी इस समुच्चय के अवयव होने चाहिए। अरे जो समुच्चय बन रहा है हमारा वो यही तो है ना, F1 F2 F3 F4। तो मतलब पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह देंगे इसको कि द्विआधारी संक्रिया है। क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया तो हो ही गई। नंबर सेकंड देखो, सहचारी तो होगी, संयुक्त फलन संक्रिया सहचारी होता है, तो सहचारी है। ये मत कहना सर इसको तो आप बार बार मन से ही सहचारी कर देते हो हमेशा, ठीक है ना। तो गुना, जोड़ या योग और संयुक्त फलन संक्रिया ये सभी क्या होते हैं, सहचारी होते हैं। योग मोडुलो, गुना मोडुलो, ठीक है ना। आप निकाल के भी देख लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। नंबर थर्ड क्या देखना है, तत्समक अवयव। अब सर ये तत्समक अवयव क्या होता है भाई, इस ग्रुप में हमें एक ऐसा अवयव देखना है जिसकी संक्रिया अगर हम ग्रुप के प्रत्येक अवयव से कराएं तो वह अवयव हमें वापस से फाइंड हो जाए। ऐसा का ऐसा ही वो अवयव हमें फाइंड हो जाए, ठीक है ना। अब वो कैसे, देखो हमें पता है F1 की F1 से कराई तो F1 आ गया, F1 की F2 से कराई तो F2 आ गया, F1 की F3 से कराई तो F3 आ गया, F1 की F4 से कराई तो F4 आ गया, ठीक है ना। मतलब अब हमें पता लग गया कि ये जो F1 है ये क्या है, इसका तत्समक अवयव है। F1 क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव। अब हमें देखना है कि क्या इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अब प्रतिलोम विद्यमान देखना है। मैंने कहा था कि जो संक्रिया आपने की है उसमें ये देख लो कि प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में आपका तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है। अब देखो यहाँ भी विद्यमान है, यहाँ भी विद्यमान है, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
अरे सब में तत्समक विद्यमान है, और सब में तत्समक विद्यमान है तो प्रत्येक अवयव का यहाँ पर अवश्य क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो अगला कौन आ गया, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव में देखते चलो, देखो F1 का प्रतिलोम कौन हो गया, F1, ये तो तत्समक अवयव है ही है। F2 का प्रतिलोम कौन हो गया, F2 हो गया। F3 का प्रतिलोम कौन है, F3 हो गया। और F4 का प्रतिलोम कौन हो गया, F4 का। क्या इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने आपको एक ऐसा ग्रुप बताया था जिसकी कोटि 4 हो और उसका प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए। और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते थे, क्लाइन 4 ग्रुप कहते थे। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगला जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसकी क्रम विनिमयता की। और संक्रिया सारणी में क्रम विनिमयता का एक ही नियम होता है कि इसका जो प्रत्येक पंक्ति है वो संगत स्तंभ की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देख लो F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4, F2 F1 F4 F3 F2 F1 F4 F3, 3 4 1 2 3 4 1 2, 4 3 2 1 4 3 2 1 हो गया। मतलब इसमें प्रत्येक पंक्ति इसके संगत स्तंभ के क्या है, बराबर है। और बराबर है तो मतलब ये क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया। तो नंबर 5 क्या कह देंगे हमें, कि क्रम विनिमय ग्रुप होगा। क्या होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। और अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब आप कह देंगे कि भाई जो हमारा ग्रुप है वो क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। किसके लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए। तो इस तरह इसको आप वैसे बेसिकली आपको याद ही रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरह इतना आप इसमें नहीं कर सकते। हाँ, रिटन एग्जाम में वो बात अलग है, ये ऐसे आप इतना सॉल्व इसको नहीं कर पाओगे। तो इसको सीधा याद रखना है, ये इस तरह का ग्रुप है संयुक्त फलन का, और सीधा क्या हो गया, ये आबेली ग्रुप हो गया। ठीक है ना। अब देखो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको संयुक्त फलन संक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, अगला क्या कह रहा है ये कि ग्रुप, क्वेश्चन है ग्रुप, और ग्रुप क्या दे दिया, 5 15 25 और 35, 5 15 25 और 35, और संक्रिया इसमें गुना 40। ठीक है ना। ये ग्रुप है का तत्समक अवयव है, का तत्समक अवयव है। इसका हमको क्या बताना है, तत्समक अवयव बताना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरे को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना है, इसकी संक्रिया सारणी बनानी है, गुना मॉडुलो 40 के अकॉर्डिंग। उसमें आपको फिर देखना पड़ेगा कि इसका तत्समक अवयव कौन होगा। ठीक है ना। और एक ऑप्शन ये है कि जो मैंने आपको इसमें शॉर्ट मेथड बताया है आप उसको यूज कीजिए और उससे बता दीजिए कि इसका तत्समक अवयव कौन होगा। अब ये शॉर्ट मेथड कौन सा था, तो देखो ध्यान देना, जो हमारा इसमें शॉर्ट मेथड था मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्रुप में मतलब संक्रिया गुना है और आपको पता है कि उसमें एक विद्यमान नहीं है, क्योंकि एक आ गया तो वो तो पक्का ही तत्समक होगा, उसमें तो कोई दोहराया नहीं है। तो इसमें आपको देखना है n/2 प्लस 1वां पद, क्या देखना है, n/2 प्लस 1वां पद, और इसी पद से आपको तत्समक अवयव फाइंड हो जाएगा। अब देखो n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 और 4, 4/2 प्लस 1 तो कितना आ गया
2 + 1 तो मतलब ये हो गया तीसरा पद। और तीसरा पद कौन सा है इसका? 25 है। तो 25 है तो हम कह देंगे यहाँ पर कि जो तत्समक अवयव है वो कितना होगा इसका? 25 होगा। आगे आप इसका तत्समक अवयव पूरी संक्रिया सारणी बना के भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। और तभी तो मैं कहता हूँ ना, शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा बढ़िया रहती हैं, ज़्यादा भी बढ़िया नहीं रहती पर फिर भी बढ़िया रहती हैं। यहाँ पर देखो, एक तो आप संक्रिया सारणी बनाओ, फिर देखो तत्समक कौन होगा, एक आप सीधा ही पता लग गया कि हाँ ये तत्समक है, सीधा ही काम हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवशेष वर्गों के गुणन मॉड्यूलो, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अवशेष वर्गों के गुणन, अवशेष वर्गों के गुणन मॉड्यूलो अभाज्य संख्या p के सापेक्ष, अभाज्य संख्या p के सापेक्ष, अभाज्य संख्या p के सापेक्ष शून्येतर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो, शून्येतर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो, शून्येतर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो p वाला समुच्चय, p वाला समुच्चय आया हुआ है IAS 1992 में, ठीक है ना। एक क्रम विन्मय समूह बनाता है, एक क्रम विन्मय समूह बनाता है। एक क्रम विन्मय समूह बनाता है जिसकी कोटि है, जिसकी कोटि है। अब इसकी आपको कोटि बता, देखो आपको इसमें जो संक्रिया लग रही है ना, अवशेष वर्गों का गुणन मॉड्यूलो है। अवशेष वर्ग आप निकालना जानते ही हो, गुणन मॉड्यूलो है अभाज्य संख्या p के सापेक्ष, अभाज्य, मैंने कहा था गुणा के लिए अगर आपका जो ZP दे रखा है, p एक अभाज्य संख्या है, तो p अगर एक अभाज्य संख्या है तो अवशेष वर्गों के गुणा मॉड्यूलो के लिए वो हमेशा क्या होता है? आबेली ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, शून्येतर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो p वाला समुच्चय, शून्येतर तो होना ही है भाई, गुणा के लिए 0 तो हम लेते ही नहीं है। तो शून्येतर अवशेष वर्ग मॉड्यूलो p वाला समुच्चय एक क्रम विन्मय समूह बनाता है। क्या बनाता है? क्रम विन्मय समूह, मतलब आबेली बनाता है जिसकी कोटि है। तो हमें पता है कि जो हम एलिमेंट लेके चलते हैं वो 1 2 से लेकर कहाँ तक चलते हैं? p-1 तक। अब इसने कह दिया p आपको एक अभाज्य संख्या है, p ZP मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? p है। तो इसमें जो इसकी कोटि होगी भाई, कहाँ तक जाएंगे एलिमेंट? अब भाई ऐसी तो निकालते थे ना, 1 2 3 और कहाँ तक है? p-1 तक, जहाँ p क्या है कि अभाज्य संख्या है। तो मतलब इसकी कोटि क्या हो गई? p-1 होगी। बताओ समझ में आ गया क्या? अरे भाई कुल एलिमेंट तो p-1 ही होंगे ना, इसमें 1 से स्टार्ट हो ही रहे हैं, तो कोटि कितनी हो गई इसकी? p-1 होगी। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था IAS 1992 में। अब पूछ रहा है, देखो सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन आया था कि यदि G एक समूह है, ध्यान देना, यदि G एक समूह है, यदि G एक समूह है तथा अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं G में, तब अल्फा इनवर्स बीटा का इनवर्स का मान है। ये आया सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो इसका मान निकालना है आपको। बताओ निकाल सकते हो क्या इसका मान? अरे क्या होगा, ये मैंने आपको बताया भी था, संक्रिया करना है इसी। तो ये कितना हो गया? अल्फा इनवर्स बीटा का इनवर्स,
तो ये कितना हो गया, देखो पीछे से हम संक्रिया करते चलते हैं। अरे जो ग्रुप के गुणधर्म बताए थे उसमें नंबर जो थर्ड गुणधर्म था वो यही तो था ना। एक तो था कि तत्समक अवयव अद्वितीय होते हैं, दूसरा था प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होते हैं, और थर्ड क्या था, ए स्टार बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है, और फोर्थ क्या था, किसी भी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम हमेशा वो खुद होता है। ठीक है ना। तो पीछे से चलेंगे तो क्या आ गया, बी इनवर्स स्टार बीटा इनवर्स स्टार एल्फा इनवर्स का इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स खुद होता है वो, तो ये हो गया बीटा इनवर्स स्टार एल्फा। तो ये इसका क्या है, आंसर है। देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। अब अगला लिखो, यदि एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं के समुच्चय, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इधर लिख देते हैं चलो। यदि एक के अतिरिक्त, यदि क्या कह रहा है कि यदि एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं के समुच्चय, सभी परमेय संख्याओं के समुच्चय, यदि एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं के समुच्चय S के द्वारा निरूपित करें, S के द्वारा निरूपित करें, समझ तो रहे हो ना, S के द्वारा निरूपित करें, और S पर स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है, और S पर स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है, S पर स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। अब देखो क्या दे रखी है कि ए स्टार भी दे रखा है इसमें, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है ना। तो समीकरण क्या कह रहा है, तो समीकरण ये दे रखा है, ध्यान देना, 2 स्टार एक्स स्टार 7 बराबर, आए हुए क्वेश्चन है 13 का मान निकालना है आपको। इस समीकरण का आपको क्या बताना है, मान बताना है। बताओ एक बार तो इसको करके देखो खुद, क्या होगा इसका मान। भाई ये आपको संक्रिया दे ही दी, इसका मान निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 2-3 एलिमेंट आ गए संक्रिया में, यहाँ केवल 2। अरे भाई 2-2 की कर लो ना, पहले इनकी कर लो फिर इनके साथ इसकी कर लें, जैसे साचर्यता में करते हैं ना, इस तरह इनकी संक्रिया कर लो। अब वो कैसे करनी है देखो, ध्यान देना। पहले देखो मैं इनकी कर रहा हूँ संक्रिया, 2 स्टार एक्स की बराबर 13 है, इनके अकॉर्डिंग होगी 2 प्लस एक्स माइनस 2x, और इसकी संक्रिया आप किससे करानी है, 7 से। अब ये पूरा ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 7 माइनस ए बी है ना, 2 प्लस एक्स माइनस 2x इंटू 7 इक्वस टू कितना है, 13। बताओ समझ में आ गया क्या। अरे यही है ना, a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है ना। इनको आपस में सॉल्व कर लो, तो 7 और 2 9 हो गए, x माइनस 2x माइनस एक्स, 7 का अंदर इंटू करके माइनस इंक्लूड कर दो इसमें, तो 7 दूनी 14 माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14x बराबर 13 दे रखा है। ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना, ध्यान दो आगे। अब देखो पहले तो x की संख्याओं को देख लो, देखो माइनस 7x है प्लस 14x है, तो प्लस का 7x बच गया, एक और गया इसमें, तो प्लस का 6x आ गया। ठीक है ना। अब जो हमारे कांस्टेंट है वो कितने हैं, अरे भाई माइनस का 14 और प्लस का 9 है, माइनस का 14 प्लस का 9, तो कितने बच गए, माइनस के 5 और माइनस 5 बच गए इधर, बराबर 13। तो 6x बराबर कितना आ गया, 13 प्लस 5, 6x बराबर 18।
x बराबर 3 आ गया, तो ये इसका क्या होगा, हल होगा। या इसमें इसका मान का मतलब है जो वेरिएबल दे रखा होता है ना, हमेशा उसका ही मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। ये मत सोचना सर इसका मान क्या होगा, तो ये यही है जो आपको वेरिएबल दे रखा है उसका ही हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मान निकालना है।